नमस्ते बच्चों। तो हम लोग ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पे एंड किए थे, ठीक है ना। और ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में एक फॉर्मूला था, नहीं, जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्स में रखते हैं और एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं होता है, और ऑर्डर इनसाइड द बॉक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला था r का पावर n, ठीक है ना, और ये था, इसको फिर से लिख लेते हैं। नंबर ऑफ वेज in which n different object can be put into r different boxes order of object inside the box inside the box is not important. So इसमें था फर्स्ट, empty boxes are allowed. एम्प्टी बॉक्स अलाउड है तो r का पावर n लिखे थे, नहीं, और बताए थे कि इसका उल्टा मतलब भी समझना है, ठीक है ना। r का पावर n का उल्टा मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू r डिफरेंट बॉक्सेस व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड एंड ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। और दूसरे कहते हैं एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। तो इसका फॉर्मूला लिखे थे r का पावर n माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। ठीक है ना। नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, ठीक है ना। एम्प्टी बॉक्स नॉट अलाउड मतलब कोई बॉक्स खाली नहीं बचना चाहिए। तो टोटल में से कम एक बॉक्स एम्प्टी हो, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी आ जाएगा। तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे वो था r का पावर n माइनस rc1 r माइनस 1 का पावर n माइनस rc2 r माइनस 2 का पावर n प्लस rc3 r माइनस 3 का पावर n एंड सो ऑन rc r माइनस 1 का पावर n, ठीक है ना। अल्टरनेट प्लस माइनस में है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था कि ये कैसे आया, नहीं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है ना। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पहले इसको समझते हैं फिर फॉर्मूले समझते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, तो पहले इसको समझते हैं तब ये बात समझ में आएगा कि प्लस माइनस क्यों। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड करना, ठीक है ना, समझ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के पास कुछ एम है, नहीं, समझ गए, हमारा क्वेश्चन में कुछ एम है जहाँ पहुँचना है, लेकिन उस एम पर पहुंचने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, टूल हमारे पास नहीं होता डायरेक्ट, ठीक है ना। तो जो टूल हमारे पास होता है उसको जब यूज़ करते हैं तो हम लोग जितना एम पे पहुंचने के लिए करना चाहिए उससे ज़्यादा कर जाते हैं, ठीक है ना, समझ में। कभी कभी हमारे पास जो हमारा एम होता है उस एम पे पहुँचने के लिए कोई सटीक एग्जैक्ट टूल नहीं होता हमारे पास, ठीक है ना, या फॉर्मूला नहीं होता। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको जब यूज़ करते हैं तो हम लोग जितना चाहिए था उससे ज़्यादा कर जाते हैं, ठीक है ना। और तब हमको अब कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा उसमें से, नहीं, तभी फिर एम पे आएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए वो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, सटीक टूल नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो जो टूल हमारे पास होता है उसको जब यूज़ करते हैं तो हम लोग ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फिर, ठीक है ना।
नहीं, सब्ट्रैक्ट हमको करना था तो, लेकिन जो फॉर्मूला हमारे पास होता है उसको यूज़ करने से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया तो फिर हम लोग कुछ ऐड करेंगे, तो फिर ऐड करने टाइम फिर वही बात होता है कि हमारे पास एग्जैक्ट नहीं तो जो यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ऐड हो जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं, मतलब इंक्लूड एक्सक्लूड करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो वही काम यहाँ पर किया गया है, पहले इंक्लूड किया गया मतलब ऐड किया गया, फिर ज़्यादा ऐड हो गया तो सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर ऐड हुआ नहीं, तो पहले तो ये समझना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट किया गया है, नहीं समझ गया। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए है यूनियन वाला फॉर्मूला, नहीं, मान लो हम लोग लिखते हैं एन ए यूनियन बी, नहीं, तो हमको पता होता है एन ए और एन बी, तो एन ए प्लस एन बी जब करते हैं तो जितना चाहिए था उससे ज़्यादा हो जाता है, नहीं, तो फिर माइनस करते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, नहीं, ये फॉर्मूला शायद सबको पता होगा, नहीं, वेन डायग्राम से है ये वेन डायग्राम है सैंपल स्पेस, इसमें ये ए है सेट, ये बी है सेट, नहीं समझ गया। तो मान लेते हैं ये जो खाली ए वाला है रीजन है, नहीं, ये 1 है, बी वाला खाली जो है ये 2 है और ये दोनों वाला 3 है, तो एन ए यूनियन बी मतलब हमको 1, 2 और 3 चाहिए, ठीक है ना, सही ना, एक बार 1 एक बार 2 और एक बार 3 चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग पहले एन ए लिख लेते हैं, नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में एन ए दिया होता है, ठीक है ना, एन ए लिख लेते हैं, तो एक्चुअली हम लोग 1 और 3 दोनों मिला के लिख लिए, नहीं सही ना, और एन बी लिख दिए क्योंकि क्वेश्चन एन बी दिया हुआ है, तो एन बी लिखे तो फिर 2 और 3 लिख लिए, तो इसका मतलब 3 2 बार आ गया, नहीं, मतलब इतना काम जब किए, ये हमारे पास हमको पता होता है तो ये करने से ज़्यादा काम हो गया, जितना चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया, नहीं, तो हम लोग क्या किए फिर सब्ट्रैक्ट किए तीसरे वाले को, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ठीक है ना, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इसी तरह से 3 अगर एलिमेंट हो, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखते हैं, तो फिर लिखते हैं हम लोग एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, नहीं, और माइनस एन ए यूनियन बी माइनस एन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, सॉरी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, नहीं। तो एक्चुअली क्वेश्चन हमको एन ए एन बी एन सी दिया होता है, तो जब ये काम करते हैं हम लोग तो ज़्यादा कर जाते हैं, तो फिर इसको सेपरेट करते हैं, दो वाले को, दो का इंटरसेक्शन सेपरेट करते हैं, ज़्यादा सेपरेट हो जाता है, फिर 3 वाले को ऐड करते हैं, ठीक है ना, फिर 3 वाले को ऐड करेंगे, यहाँ 3 ही है तो एक ही कॉम्बिनेशन है 3 का, मान लो 4 होता तो 4 में से 3 का 4 कॉम्बिनेशन होता, तो 3 वाले को फिर ऐड करेंगे, फिर 4 वाले को सेपरेट करेंगे, नहीं, तो ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ठीक है ना, समझ गया। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन अब शायद समझ में आ गया होगा कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन का पर्पस क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है ये समझ गया। तो हमारे पास हमारा जो एम होता है ये निकालना, ये निकालना, तो इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, क्वेश्चन में हमको ये सब दिया होता है, नहीं, तो जब ये काम करते हैं हम लोग तो ज़्यादा कर जाते हैं, तो फिर एम पे पहुंचने के लिए कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता है, फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्ट हमको नहीं दिया होता है कुछ, तो हम लोग जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ऐड करते हैं, नहीं, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गया, ठीक है ना, समझ गया। तो फिर आप वापस आते हैं इस पर, तो अब हमको इस वाले में चाहिए, ठीक है ना, ये जो नो बॉक्स इनएक्टिविटी है ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, टोटल है ये, मतलब एम्प्टी बॉक्स अलाउड नॉट अलाउड सब है इसमें, माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी, उसमें हम लोग ऐसे लिखे हैं, ठीक है ना, सही ना। तो अब हमको ये एम करना है, हमारा नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी, ये निकालना है हमको, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई टूल नहीं है, ठीक है ना, सही ना, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसका मतलब तो पता ही है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 8 डिफरेंट बॉक्स में रखेंगे और एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, ठीक है ना, सही ना, समझ गया। और ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इस काम को करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्चुअली करना क्या चाहिए था कि पहले एक बॉक्स को खाली रख दिए, नहीं, एक बॉक्स को खाली रख दिए और फिर बाकी में ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखना चाहिए था
ठीक है ना, कि कोई बॉक्स खाली नहीं बचे, ठीक है ना, तब एक बॉक्स खाली वाला आ जाएगा। फिर प्लस करते, फिर 2 बॉक्स खाली रखते और बाकी बॉक्स में ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखते कि खाली बॉक्स नहीं रहता, ठीक है ना। लेकिन खाली बॉक्स नहीं रहता, इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर r-1 का पावर n कर दिए, ठीक है ना, सही ना। तो r-1 का पावर n का मतलब क्या हुआ कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को r-1 बॉक्स में रख रहे हैं और एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, ठीक है ना, समझ गया। तो एक बॉक्स तो यहाँ खाली रह गया और यहाँ भी ये एम्प्टी बॉक्स अलाउड वाला फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि यही हमारे पास है, ठीक है ना। तो ये इसमें भी कुछ खाली बॉक्स रह जाएगा नहीं, तो 2 बॉक्स वाले को फिर सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है ना। अब 2 बॉक्स खाली रख के फिर से ये फॉर्मूला यूज किया, तो इसमें भी कुछ खाली बॉक्स रह जाएगा, तो 3 बॉक्स वाला भी सब्ट्रैक्ट हो गया नहीं, तो फिर 3 बॉक्स वाले को ऐड किए नहीं, समझ लो। इस तरह से करते करते लास्ट में जाके ये इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉक्स खाली रहने वाला, इसमें कितने केस है, ठीक है ना, सही ना। एक बॉक्स खाली रहने वाला एक बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, फिर 2 बॉक्स खाली रहने वाला भी एक बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से होना चाहिए, समझ गया। तो एक बॉक्स खाली रहने वाला कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो एक बॉक्स खाली रहने वाला तो इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट हुआ है नहीं, ये तो क्लियर है नहीं। अब 2 बॉक्स वाला देखते हैं कि मान लो B1 B2 बॉक्स है, ये कितनी बार इसमें खाली रहा है, ठीक है ना। तो RC1 वे में एक वे ऐसा है जिसमें मान लो B1 बॉक्स यहाँ पर आ गया नहीं, यहाँ पर B1 बॉक्स आ गया और r-1 का पावर n जब लिखे तो इसमें भी खाली बॉक्स रह सकता है, तो मान लो B2 बॉक्स यहाँ पर आ गया नहीं, खाली वाला एक, इसमें एक बॉक्स खाली 2 बॉक्स खाली सब है इसमें, ठीक है ना। तो मान लो B2 बॉक्स खाली वाला यहाँ पर आ गया और इसमें एक ऐसा भी है कि B2 बॉक्स वाला यहाँ है और इसमें B1 बॉक्स है नहीं, तो B1 B2 बॉक्स खाली वाला 2 केस है नहीं, सही ना। तो इसीलिए B1 B2 बॉक्स खाली रहने वाला एक केस यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। ये जो RC2 सेलेक्ट किया तो इसमें एक केस B1 B2 बॉक्स आएगा नहीं, तो वो एक केस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो B1 B2 एक बार खाली रहेगा नहीं। अब मान लो तीन बॉक्स लेते हैं B1 B2 B3, ये देखते हैं इसमें कि कितनी बार खाली रहा है, एक ही बार खाली रहना चाहिए नहीं, हर एक केस एक बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए नहीं, ये कहने को बोले नहीं। तो 3 बॉक्स B1 B2 B3 है, वो कितनी बार इसमें खाली रहा है ये देखो। तो इसमें एक केस है कि B1 यहाँ पर आया और इसमें B1 B2 B3 आ गया नहीं, क्योंकि इसमें 2 बॉक्स भी खाली रह सकता है, ठीक है ना। एक केस है कि इसमें B2 आएगा, इसमें B1 B3 आ जाएगा, सही ना। एक केस है कि इसमें B3 आएगा B3 आएगा और उधर B1 B2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के B1 B2 B3 बॉक्स खाली होने वाला 3 केस इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ नहीं, हमको तो एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना था, तो 2 बार और ऐड करना होगा नहीं। तो इसमें एक केस ऐसा है जिसमें B1 B2 बॉक्स यहाँ पर आया, इसमें B3 आ गया, इसमें B2 B3 आया, ठीक है, इसमें B1 आ गया और एक बार इसमें B1 B3 आया और B2 यहाँ पर आ गया। तो B1 B2 B3 वाला 3 बार इधर सब्ट्रैक्ट हुआ था और 3 बार फिर ऐड हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया नहीं, तो एक बार तो खाली रखना है। तो इसमें जो एक केस आएगा B1 B2 B3 वाला, वो एक बार फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इस पूरे फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो हर एक केस एक बार ही सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है ना। एटलीस्ट 1 बॉक्स रिमेंस एम्प्टी में सब्ट्रैक्ट किए हैं नहीं, तो एक बॉक्स एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 बॉक्स में एक ही बार सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 बॉक्स में एक ही बार सब्ट्रैक्ट हुआ है नहीं। लेकिन वो काम करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट टूल नहीं था, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है ना, क्योंकि यही करने से वो मिलेगा। आया बात समझ में? अब शायद ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा नहीं। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्लियर हो गया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है कि जब भी हमको कोई काम करना होता है नहीं, उस काम को करने के लिए सटीक फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा काम हो जाता है। तो ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग चाहते हैं कुछ सब्ट्रैक्ट करें। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी एग्जैक्ट टूल नहीं होता,
ठीक है ना। तो जो टूल हमारे पास होता है उससे ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं इस तरह से जब पूरा सीरीज करते हैं तब वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसको कहीं पर आधा छोड़ देंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये पूरा नहीं लिखेंगे तब तक सब एक एक बार सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। समझ गए आप? चलो इसको हटाते हो। तो इस फॉर्मूले का प्रूफ समझ में आ गया होगा, मतलब समझ में आएगा क्यों ऐसा हुआ, नहीं। तो अब आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक होता है डीअरेंजमेंट। डीअरेंजमेंट, ठीक है ना। सही ना। डीअरेंजमेंट क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, समझ गया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ प्लेसेस होते हैं, ठीक है ना, समझ गया। हर एक ऑब्जेक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस होता है। पहले तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस होते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को प्लेस पर रखना है। अगर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन रखेंगे तो फैक्टोरियल n वे में रखेंगे, नहीं सही ना, अरेंजमेंट करेंगे तो फैक्टोरियल वे, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। डीअरेंजमेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन। तो कैसा रिस्ट्रिक्शन होता है ये समझते हैं। तो लेट O1, O2, O3, ON are n different object, n different objects है, ठीक है ना, एंड P1, P2, P3 up to Pn are their corresponding places. Places respectively. मतलब O1 का प्लेस P1 है, O2 का प्लेस P2 है, O3 का प्लेस P3 है, नहीं इस तरह से प्लेसेस है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ वेज in which these objects can be arranged on given places without any restriction, ठीक है ना, मतलब सीधा अरेंज कर दें, फैक्टोरियल है, ठीक है ना। तो ये सीधा अरेंजमेंट हुआ, ठीक है ना। अब है नंबर ऑफ वेज in which all objects goes to its corresponding places. सभी ऑब्जेक्ट अपने वाले प्लेस पर जाए, मतलब O1 के लिए जो फैक्टोरियल लिखे हैं तो O1 के लिए n ऑप्शन है, तो अब n ऑप्शन नहीं है, O1 एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। O1 P1 में जाएगा, O2 P2 में जाएगा, O3 P सबके लिए एक ऑप्शन है, तो दिस इज वन वे, नहीं। तो सभी ऑब्जेक्ट अपने वाले प्लेस पर जाए, इसके एक तरीके हैं, ठीक है ना। तीसरा नंबर ऑफ वेज इन विच at least one object goes to wrong place. कम से कम एक ऑब्जेक्ट गलत जगह पे जाए, ठीक है ना। तो सबके सब सही जगह पे जाए, ये 1 है, टोटल फैक्टोरियल n है, तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट गलत जगह पे जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है ना, सही ना, n फैक्टोरियल माइनस 1। क्लियर बात है। n में फैक्टोरियल माइनस 1 बाहर है, ठीक है ना, सही ना।
तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट गलत जगह पे। अब देखो एक ऑब्जेक्ट तो गलत जगह पे नहीं जाएगा, नहीं, मान लो ये O1 ऑब्जेक्ट चला गया P3 पे, नहीं, तो अब ये O3 भी अपनी जगह पे नहीं जा सकता, इसको कहीं गलत जगह पे जाना होगा। तो कम से कम 2 ऑब्जेक्ट गलत जगह पे जाएगा, नहीं, तो कम से कम 1 कहा जाए या कम से कम 2 कहा जाए, वो सब का यही आंसर है, ठीक है ना। कम से कम 2 गलत जगह जब जाए तो वो भी यही आंसर है। अब रीअरेंजमेंट का मतलब होता है, ये फोर्थ है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज in which all the objects goes to wrong place। ठीक है ना, इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट। सही ना। तो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या समझ गए कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग n प्लेसेस होते हैं, और ऑब्जेक्ट को प्लेस पर इस तरह से रखना होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वाले प्लेस पर नहीं जाए, ठीक है ना, सभी के सभी गलत जगह पे जाए, सभी के सभी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वाले प्लेस पर नहीं जाए, तो उसको कहती है रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। और इसको निकालते हैं हम लोग पॉलीफैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल मतलब टोटल, नहीं, ये टोटल मतलब इसमें गलत जगह सही जगह सब है, नहीं, एक गलत जगह, 2 गलत जगह, सबके सब गलत जगह वो, और सबके सब सही जगह वो, सब इसमें है, ठीक है, फैक्टोरियल में। तो फैक्टोरियल n माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट गोज टू करेक्ट प्लेस। ठीक है ना। ये भी लगभग उसी तरह से है कि जैसे r का पावर n माइनस करके लिखे थे, तो नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट गोज टू करेक्ट प्लेस। तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट भी करेक्ट प्लेस पे जाए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट सही प्लेस पे नहीं जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो अब इसको करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, फैक्टोरियल n माइनस NC1, पहले एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके करेक्ट प्लेस पे रख दिया 1 में से, नहीं, और बाकी n-1 ऑब्जेक्ट को रखते हैं इस तरह से फैक्टोरियल n-1 में, ठीक है ना, सही ना। फिर NC2 फैक्टोरियल n-2, ठीक है ना, प्लस NC3 फैक्टोरियल n-3 एंड सो ऑन NCn फैक्टोरियल 1, ठीक है ना, फैक्टोरियल 0। सही ना, मतलब एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट गोज टू करेक्ट प्लेस में क्या करना चाहिए था हम लोगों को कि एक ऑब्जेक्ट को करेक्ट प्लेस पे रख दिए NC1 में। अब बाकी n-1 ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखना चाहिए था कि कोई भी करेक्ट प्लेस पे नहीं जाए, ठीक है ना। फिर प्लस 2 ऑब्जेक्ट को करेक्ट प्लेस पे रख के बाकी को रखना चाहिए था, नहीं, लेकिन अब बाकी को करेक्ट प्लेस पे रखने का हमको बाकी को करेक्ट प्लेस पे नहीं रखने का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से ये यूज कर दिए। इसका मतलब क्या है कि n-1 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज किए, नहीं, सही ना, अरेंज किया तो इसमें से भी हो सकता है कुछ करेक्ट प्लेस पे चला जाए, नहीं, हम लोग एक को करेक्ट प्लेस पे रखे थे और ये फॉर्मूला यूज करते थे, इसमें से भी कुछ करेक्ट प्लेस पे जाएगा, रॉन्ग प्लेस पे जाएगा, सब है इसमें, नहीं, तो 2 वाला भी इसमें आ गया, तो 2 वाले को फिर सब्ट्रैक्ट किए तो 3 वाला भी सब्ट्रैक्ट हो गया होगा, 3 वाले को ऐड किया, नहीं, तो ये भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला उसी तरह से है, नहीं। इसमें भी आप किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि कितनी बार करेक्ट प्लेस पे गया है तो एक ही बार जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो ये भी उसी तरह का इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला है, एटलीस्ट 1 वाला बात जब भी हो और एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं हो तो हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाते हैं, ठीक है ना। यूनियन वाला फॉर्मूला ए यूनियन बी का ही मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ठीक है ना। तो वहाँ भी वही बात है, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ठीक है ना, या तो ए या तो बी या दोनों, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाए, ठीक है ना। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा फैक्टोरियल n माइनस NC1 का मतलब होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 1, नहीं, ऐसा, ठीक है ना। NC1 का ये मतलब माइनस
2 मतलब फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n माइनस 2, फैक्टोरियल n-2 यहाँ पर, एंड सो ऑन, n फैक्टोरियल y, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसमें से ये कैंसिल हो गया, सही ना। ऊपर में सब में n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। n फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा फैक्टोरियल n ब्रैकेट में यहाँ 1 बचेगा माइनस 1/1 फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल तो बाहर निकाल लिया ना, यहाँ भी n फैक्टोरियल बाहर निकालेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सही ना। यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर माइनस 1/3 फैक्टोरियल और अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए लास्ट में 1, ये n फैक्टोरियल तो बाहर आ गया, 1/n फैक्टोरियल, सही ना। ठीक है, तो यहाँ ऑड वाला फैक्टोरियल माइनस में है, इवन वाला फैक्टोरियल प्लस में है, ऑड वाला माइनस में है, तो n अगर ऑड होगा तो माइनस आएगा, इवन होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। तो दिस इज नंबर ऑफ वेज, ये नंबर ऑफ वेज क्या है, इन विच ऑल द ऑब्जेक्ट गोज टू रॉन्ग प्लेसेस, ठीक है ना, सही ना। तो dn लिखते हैं इसको, dn मीन्स नंबर ऑफ वेज ऑफ डीअरेंजिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और डीअरेंजिंग का मतलब क्या होता है, क्लियर है। डीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि n ऑब्जेक्ट को n प्लेसेस पर रखना है और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वाले प्लेस पर नहीं जाए, ठीक है ना। तो n ऑब्जेक्ट के डीअरेंजमेंट का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, समझ गया। यहाँ भी ये फॉर्मूले का मतलब समझ गए, r का पावर n माइनस ब्रैकेट में जो फॉर्मूला था वैसा ही फॉर्मूला ये भी है। चलो, तो मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक ही प्लेस है और ऑब्जेक्ट को प्लेस पर रखना है और ऑब्जेक्ट गलत प्लेस पे जाए तो जीरो वे होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अब एक ही प्लेस ही है तो उस पर रखना ही होगा, तो गलत प्लेस पर रखने का जीरो वे। तो d1 निकालेंगे, तो d1 निकालेंगे तो 1 फैक्टोरियल पे खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, नहीं। जब dn लिखते हैं तो n फैक्टोरियल पे एंड होता है, नहीं, तो d1 लिखेंगे तो 1 फैक्टोरियल पे एंड होगा, मतलब ये दोनों टर्म रहेगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो d2 लिखते हैं, d2 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, नहीं 2 है तो 2 फैक्टोरियल पे एंड हो जाना है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, नहीं। मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दो प्लेस है P1 P2, तो अरेंजमेंट का वे 2 होगा, 2 फैक्टोरियल, नहीं, टोटल ये वाला, ठीक है ना। उसमें से एक वे होगा जिसमें सही प्लेस पे जाएगा और एक वे होगा जिसमें ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, गलत प्लेस पे जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो दो ऑब्जेक्ट के डीअरेंजमेंट का वे 1 होता है, ठीक है ना, सही ना। मान लो 3 ऑब्जेक्ट है, d3 निकालते हैं, तो फैक्टोरियल 3 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, नहीं 1/n फैक्टोरियल पे एंड कर देना है, ठीक है ना, अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तो 3 आ जाएगा और ये इसके साथ करेंगे तो -1 तो 2 आ गया, नहीं, सही ना। तो मान लो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, O1 O2 O3 और प्लेस है P1 P2 P3, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 3 मतलब 6 वे, नहीं 6 वे होगा। उसमें से एक वे होगा जिसमें ये तीनों अपने अपने प्लेस पर जाएंगे, नहीं, सही ना, तीनों सही प्लेस पर जाएंगे और तीनों के तीनों गलत प्लेस पे जाए, इसका नंबर ऑफ वेज देखो तो ये इस पे मान लो चला गया, नहीं, सही ना। अब O3 P3 पे नहीं जा सकता तो इस पे आएगा और ये वाला इस पे आएगा, नहीं, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों गलत प्लेस पे चले गए। और एक तरीका ये है कि O1 O2 O3 है और ये P1 P2 P3 है, तो अभी O1 को P1 पे नहीं रखना है, नहीं, गलत प्लेस पे रखना है, तो P2 पे भी रख सकते हैं और P3 पे भी रख सकते हैं, तो O1 को P3 पे रखते हैं, नहीं।
तो अब O2 को P2 पे नहीं रख सकते, यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे, नहीं तो दो तरीका हो गया, नहीं तो तीन ऑब्जेक्ट को जब रीअरेंज करना हो तो दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले से निकल गया, नहीं समझ गए बात। तो ये जो रीअरेंजमेंट है उसका मतलब समझना है, इसमें सब कुछ हम समझा दिए कि एक तो है कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अरेंजमेंट, तो वो फैक्टोरियल है, इसमें सब सही जगह पे जाएगा, कुछ सही कुछ गलत, सबके सब सही सबके सब गलत सब है इसमें, ठीक है ना। और ये है कि सभी अपने वाले प्लेस पर जाए, तो वो वन वे होगा, ठीक है ना। और ये है कि कम से कम एक गलत जगह पे जाए, ठीक है ना। तो एक तो गलत जगह पे नहीं जाएगा अकेला, जब भी जाएगा तो कम से कम दो जाएगा, तो कम से कम एक भी कहा जाए, कम से कम दो कहा जाए, तो ये हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इसमें है कि ऐसा भी हो सकता है कि दो गलत जगह पे जाए बाकी सब सही जगह पे जाए, या तीन गलत जगह पे जाए बाकी सब सही जगह पे जाए, ठीक है ना, सही ना। और रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि सबके सब गलत जगह पे जाए, ठीक है ना। तो सबके सब गलत जगह पे जाए, वो उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट, और उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन से समझते हैं इसको। इसको डाल क्वेश्चन लिखते हैं। Let there are five objects, five different objects. कैसे करते हैं? In how many ways? Ways. Five different letters. फाइव डिफरेंट लेटर्स, लेटर मतलब चिट्ठी, ठीक है ना। कैन बी पुट इनटू फाइव एड्रेस्ड एनवेलप, ठीक है ना। पांच चिट्ठी है और उसे कॉरस्पॉन्डिंग पांच एड्रेस्ड एनवेलप है, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज? letters can be put into the envelope such that first है there is no restriction, ठीक है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को कहीं रख देना है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 5 है, ठीक है ना। फैक्टोरियल 5 है 120 नहीं, सच दैट all the letters goes to their corresponding envelope, ठीक है ना। सभी लेटर अपने वाले एनवेलप में जाए, तो वन वे नहीं। At least one letter goes to wrong envelope, तो फैक्टोरियल 5 माइनस 1 119, ठीक है ना। फोर्थ, एटलीस्ट 2
लेटर गोज टू रॉन्ग एनवेलप, तो इसका भी वही होगा नहीं, 119, ठीक है ना, क्योंकि अकेला कोई गलत पे नहीं जा सकता, कम से कम 2 जाएगा, जब भी जाएगा तो एटलीस्ट 1 का जाए, एटलीस्ट 2 का जाए, एक ही बात है, ठीक है ना। पांचवा है ऑल द लेटर्स गोज टू रॉन्ग एनवेलप, ठीक है ना, तो दिस इज D5, नहीं सही ना, सबके सब गलत जगह पे जाए, ठीक है ना, तो D5 मतलब फैक्टोरियल 5, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, फैक्टोरियल है सब, ठीक है ना, ये तो कैंसिल ही हो जाता है, तो ये हो जाएगा 60, नहीं 3 फैक्टोरियल तो 20 हो जाएगा ये, और 4 फैक्टोरियल मतलब 5 और 1 हो जाएगा, नहीं सही ना, तो ये हो गया 40 और प्लस 4 44, ठीक है ना, तो 5 ऑब्जेक्ट को रीअरेंज करने का 44 वेज होता है, ठीक है ना, सही ना, तो 44 डिफरेंट वेज से 5 लेटर को इन्वेलप में इस तरह से रख सकते हैं कि सब के सब गलत इन्वेलप में जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखो 6th नंबर, एग्जैक्टली 2 लेटर goes to correct envelope, 2 करेक्ट पे जाए, एग्जैक्टली 2 करेक्ट एनवेलप में जाए, मतलब बाकी 3 रॉन्ग में जाए, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे कि 5 में से 2 को सेलेक्ट कर लेंगे पहले, ठीक है ना, जिसको करेक्ट में जाना है, तो करेक्ट में रखने का तो 1 में हो गया, नहीं 2 को सेलेक्ट कर लिया, उसको दोनों को अपने अपने एनवेलप में रख दिए। अब बाकी 3 में से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वाले जगह पे नहीं जाए, तो D3 हो गया, सही ना, इंटू D3, तो 5C2 मतलब 10 इंटू D3 मतलब फैक्टोरियल 3, और 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल और माइनस 1/3 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 तो 20 वेज, सही ना, क्लियर बात है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन रीअरेंजमेंट का मतलब है ये वाला, कोई भी अपने गलत जगह पे नहीं जाए, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, there are 6 students S1, S2, S3, S4, S5, S6, corresponding to which then there are 6 chairs, चेयर्स भी नंबर्ड है C1, C2, C3, C4, C5, C6, ठीक है ना, ठीक है, 6 स्टूडेंट है और 6 चेयर उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्ड है। स्टूडेंट का नाम भी दे दिया गया 1 2 3 4 5 6, और 1 का चेयर ये है, 2 का चेयर ये है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज, स्टूडेंट
can be seated on the chairs such that all the student goes to wrong chairs. सभी स्टूडेंट गलत जगह पे जाए तो D6 हो गया नहीं, D6 मतलब फैक्टोरियल 6, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, माइनस 1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, माइनस 1/5 फैक्टोरियल, प्लस 1/6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो 360 माइनस 120 नहीं, इसको वैसे करेंगे और 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 5 30 हो जाएगा ये, और -6 + 1, ठीक है ना। तो 240 और प्लस 25 265 हो गया नहीं, सही ना। अब सेकंड लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट गोज टू रॉन्ग चेयर and S1 goes to C6, ठीक है ना। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन मतलब डीअरेंजमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन आ गया नहीं, सही ना, कि S1 रॉन्ग पे जाना है तो C2 C3 C4 C5 C6 किसी पे भी जा सकता है, लेकिन कहा गया कि ये गलत चेयर पे जो गया है वो C6 पे गया है, ठीक है ना, सही ना। तो डीअरेंजमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन आ गया, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास ये स्टूडेंट है S1 S2 S3 S4 S5 S6 नहीं, अब ये C6 पे जा चुका है नहीं, ठीक है ना, C6 पे जा चुका है, और इधर जो बच गया है वो है C1 C2 C3 C4 C5 नहीं। तो ये तो जा चुका है, 5 ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखना है कि सब कोई भी अपने वाले प्लेस पर नहीं जाए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक केस बनाते हैं कि S6 जो है, मतलब ये C6 S6 का चेयर है, ठीक है ना। तो S6 पे केस बनाते हैं कि एक तो ये C1 पे नहीं जाए, ठीक है ना, तो C1 पे नहीं जाए तो बाकी 4 में से कहीं भी जाएगा नहीं, सही ना, ठीक है। S1 बाकी 4 में से कहीं भी जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा केस बनाएंगे कि S6 जो है वो C1 पे चला जाए, ठीक है ना, समझ गया। चलो तो S6 के साथ मतलब क्योंकि C6 आ चुका है इसमें, S6 का 2 केस बनाते हैं। पहला कि S6 C1 पे नहीं जाए, तो S6 अगर C1 पे नहीं जाए और बाकी जो 4 बच गए वो भी अपने वाले पे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इन 5 को डीअरेंज करना है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें केस बनाते हैं, फर्स्ट केस तो केस 1 व्हेन S6 not gone to S6 not take the chair as C1, ठीक है ना। तो S6 को C1 पे नहीं जाना है, अब बाकी 4 अपने वाले चेयर पे नहीं जाना है, मतलब 5 को डीअरेंज करना है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हो गया D5, ठीक है ना, और 1 वे इसका, ठीक है ना। और केस 2 व्हेन S6 sit on the chair C1,
when S6 take the chair C1. अब S6 अगर C1 ले लिया तो 1 में से C1 ले लिया तो बाकी बच गए हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट, और 4 अपना उसी का प्लेस है चारों, तो उस पर नहीं बैठना चाहिए, तो D4 हो गया। तो ये हो गया 1 × 1 × D4, ठीक है ना। तो D5 इज, अभी D5 निकाले थे 44, और D4 निकालेंगे तो 9, ठीक है ना। तो 53 आ गया, ठीक है ना सर। तो D4 निकालेंगे तो D5 अभी निकाले थे 44, तो 53 आ गया। नहीं तो डीअरेंजमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन है, नहीं कि सबको डीअरेंज करना होता तो D6 होता, ठीक है ना। कोई भी अपने वाले चेयर पर नहीं जाए, तो उस केस में क्या होता है कि S6 जो है, S1 जो है वो C2 पे भी जा सकता है, खाली C1 पे नहीं जा सकता, बाकी सब पे जा सकता है ये। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि S1 जो है वो C6 पे ही जाना चाहिए, तो इसको तो 1 वेज बिठा दिए, बाकी में 2 केस बना लिए, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये डीअरेंजमेंट है। तो अब आप डीअरेंजमेंट का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलो एक आध क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे। देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स digit numbers can be formed using the digits 2 3 4 5, सही ना। 2 3 4 5 से मिला के नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर बनाना है, इन विच all 4 digit must appear। ठीक है ना, मतलब 2 3 4 5 से मिला के 5 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब 4 डिजिट है और इसी से 5 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। लेकिन उसके बाद रिस्ट्रिक्शन है, रिपीटेशन में भी रिस्ट्रिक्शन है कि ये चारों के चारों एक बार कम से कम आना चाहिए, ठीक है ना, समझ के बाद। तो इसको देखो इंक्लूजन एक्सक्लूजन करते हैं, ठीक है ना। तो समझो कि ये 2 3 4 5 जो है डिजिट, 4 डिजिट जो हमारे पास है, समझो ये बॉक्स है, डिफरेंट बॉक्स, ठीक है ना, 4 और 5, ठीक है ना। ये आपके डिफरेंट बॉक्सेस है, ठीक है ना। सही ना। और 5 डिजिट नंबर बनाना है तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ये। डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्यों करें, क्योंकि 5 डिजिट है तो यूनिट प्लेस पे होगा, 10th प्लेस पे होगा, 100th प्लेस होगा नहीं, तो ये सब डिफरेंट डिजिट है, तो इसलिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अब इन 5 ऑब्जेक्ट को इन 4 बॉक्स में रखना है, ठीक है ना, और एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सब चारों के चारों होना चाहिए, नहीं सही ना, तो एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एज इन विच ठीक है ना, इसको रखना है एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, ठीक है ना। 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट into 4 different boxes and empty box not allowed। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला है r का पावर n माइनस वाला, ठीक है ना। तो r मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो 4 का पावर 5 माइनस 4c1, 3 का पावर 5 4c2
2 का पावर 5 प्लस 4c3 1 का पावर 5, ठीक है ना। समझ गया। तो ये आ गया नहीं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 का पावर 10 हो गया तो 1024, और ये 3 का पावर 5 243 होता है, तो 4 इंटू 243 और माइनस 40 6 होता है, और ये 32 है, 6 इंटू 32 और प्लस 4c3 4 होता है, ठीक है ना। ये माइनस ये प्लस फिर ये वाला माइनस, ठीक है ना। चलो इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 256 और 243 और 8 6 48 -1, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स यहाँ ये दोनों मिलके हो जाएगा 13 और प्लस 47, ठीक है ना। तो 60 हो गया ये, और 4 जा 240 आ गया नहीं। तो ये आ गया नहीं 240 वेज। तो ये ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन था नहीं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्स में रखना है, और बॉक्स के अंदर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, बॉक्स के अंदर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। मान लो हम 2 डिजिट जो 5 डिजिट है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये 5 डिजिट जो है, मान लो 2 डिजिट यहाँ रख दिए, 1th प्लेस वाला और 10th प्लेस वाला, तो इसका मतलब ये 2 बार आ गया नहीं, सही ना, 1th प्लेस पे और 10th प्लेस नहीं, ऐसे ही सारे केस है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया नहीं। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल साइज का ग्रुप जब बनाते हैं तो उसका एक तरीका होता है कि फिक्स साइज का केस बना लीजिए और उससे करिए, नहीं वो भी कर सकते हैं। तो इन 5 ऑब्जेक्ट को इन 4 बॉक्स में रखना है, ठीक है ना, सही ना। तो मतलब किसी एक में 2 रखना है, एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब किसी एक में 2 रखना है, ठीक है ना, समझ गए आप, किसी एक में 2 रखना है, तो कोई एक रिपीट होगा इनमें से, ठीक है ना। तो मान लेते हैं 4c1 में कोई एक रिपीट हो गया नहीं, तो 5 डिजिट हो गए, तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा नहीं, 2 लाइक ऑफ 1 काइंड, ठीक है ना। तो 4c1 इज 4 और इंटू 120 बाई 2, तो 240 आ गया नहीं, तो ये भी आ गया। तो इस तरह से ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पे आना, मतलब कोई भी जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, वो उसका जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा एग्जैक्टली होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो कहा जाए उसको वहाँ पर पकड़ के लाना है, ठीक है ना। परमुटेशन का है, सिलेक्शन का है, या ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को मिला के, ठीक है ना। समझ गए आप। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह का। How many 8-digit numbers can be formed? Formed using in which which does not contain contain 0 1 2, 0 1 2 उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंड मस्ट कंटेन 4 5 6 7, ठीक है ना। 4 5 6 7 होना ही चाहिए, ठीक है ना। और 0 1 2 नहीं होना चाहिए, मतलब 4 3 7 डिजिट के बारे में कह दिया गया, बाकी 3 बच गए, कौन कौन सा, तो 3 8 9, ठीक है ना। 3 8 9 जो है वो उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, ठीक है ना, सही है।
वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 0 1 2 जरूर नहीं होना चाहिए, और 4 5 6 7 जरूर से ज़रूर होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो देखो हमारे पास इस बार बॉक्स हो गया ये 4 बॉक्स और 3 7 बॉक्स, नहीं 3 4 और 5 6 7, तो ये 4 5 6 वाला है, 7 नहीं, ये खाली नहीं रहना चाहिए, और 3 8 9 खाली रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है ना। सही ना, और ये तो खाली ही रहना है, ठीक है ना, तो उसको रखे ही नहीं, ठीक है ना। तो अब ये 8 डिजिट जो है, ये 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंट बॉक्सेस है, 7 डिफरेंट बॉक्सेस, और ये 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और अब इस ऑब्जेक्ट को बॉक्स में रखना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इस डिफरेंट बॉक्स में रखना है, जिसमें से ये चारों खाली नहीं होना चाहिए, ये खाली रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है ना। तो पहले 7 बॉक्स है, तो सब मिला के हो जाएगा 7 की पावर 8, नहीं। अब इस 4 बॉक्स में खाली रहने वाला नहीं रहने वाला सब इसमें आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एज इन विच दीज 4 बॉक्सेस आर एम्प्टी, नहीं तो 4C1 में एक सेलेक्ट कर लीजिए, 6 का पावर 8, फिर -4C2 5 पावर 8, 4C3 4 का पावर 8, -4C4 3 का पावर 8, ठीक है ना, सही ना। तो ये कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें ये चारों के चारों बॉक्स खाली छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर आ गया था, उस सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इन चारों में से कम एक बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी वाला लगा दीजिए यहाँ पर, नहीं सही ना। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ये भी वही बात है, लेकिन उसमें और रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ बॉक्स के बारे में कहा गया है कि खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ बॉक्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये फॉस्टर क्वेश्चन है, फॉस्टर में सेक्शन 1 में क्वेश्चन है ये फॉस्टर में, तो उसको देख लेंगे, क्लियर बात। तो यहाँ पर हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म करते हैं, अब जो भी डाउट होगा पूछेंगे, ठीक है ना।